मुझसे यहाँ पे कोरिया में भी क्वेश्चन किया गया कि जी आप पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान क्या फ़र्क देखते हैं। तो मैं उनसे अक्सर कहता था, मैं कहता था कि इन पाकिस्तान पीपल आर अनप्रडिक्टेबल एंड वेदर इज प्रिडिक्टेबल। इन कोरिया वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल एंड पीपल आर प्रिडिक्टेबल, सो वाइस वर्सा। खाने की टेबल पे बैठते हैं तो उस वक्त ये बड़ा ध्यान रखते हैं कि बड़ा कौन है, वो शुरू करेगा फिर बाकी शुरू करेंगे। इवन के दोस्त भी अगर वो बैठे हुए हैं तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। अच्छा। अक्सर ये कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन मैंने ये सीखा है कि ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। तो गुड। ऑनेस्ट रहें। कोरिया के बारे में हमें बताएं कि स्कॉलरशिप आपको किस तरह से मिली, आपने स्कॉलरशिप किस तरह से ढूंढी, उसके बारे में किस तरह से अप्लाई की, और स्पेशली इसमें कोई एजेंट ने किसी ने कोई हेल्प तो नहीं की है, आपने खुद ही सब कुछ किया? हाँ, तो पहली तो बात मैं ये कहूँगा नौजवानों से कि अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं। थैंक यू जी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं ओके। सर, तुसी जो मर्जी तुसी मेरे को टाइम होया तो मैं इनकार नहीं करांगा। ओके आमिर भाई, तो आप पैदाइश कसूर में हुई है आपकी, और अर्ली एजुकेशन सारी कसूर की है आपकी? बिल्कुल, फर्स्ट ग्रेड से लेके 10th ग्रेड तक जो मेरी सारी जो तालीम है वो कसूर से। कसूर में एक शहर था खुडियाँ खास, और मेरा गांव है नौल हठार। तो फर्स्ट टू फोर्थ ग्रेड गांव में, फिर फिफ्थ टू 10th ग्रेड ये शहर खुडियाँ में। ओके, शहर खुडियां वाला। खुडियाँ, खुडियाँ खास। अच्छा ओके। तो ये आशिर और अदनान वगैरह ये आपके गांव के ही हैं, शहर के आ, ही हैं आशिर के जो वालिद साहब थे ना वो जी। हमारे गांव के हैं। लेकिन जब उनके वालिद साहब की शादी हुई तो फिर इनके वालिद साहब है जो वो कंगनपुर एक शहर है, कसूर जिला कसूर के अंदर ही वो आता है, तो वो वहां पे है जो वो मुंतकिल हो गए थे। तो आशिर और अदनान ये पैदाइशी से है जो वो कंगनपुर में है, तो कंगनपुर शहर है। हाँ ठीक है ठीक है। तो एफसी कॉलेज के बारे में आपको किसने बताया था कि जी आ, एफसी कॉलेज चले जाओ? एफसी कॉलेज में मुझे जो पहली दफा जो सुनने में आया था ना, मेरा ये था कि मैं मुस्लिम स्कूल में चूंकि जा रहा था, तो खैर मुझे बड़े अच्छे मुस्लिम टीचर भी मिले, अच्छे मुस्लिम फ्रेंड भी मिले। लेकिन जी। कभी ये जहन में नहीं आया था उस वक्त जब मैं 5th या 6th ग्रेड में था कि यार हमारा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो सकती है। वो उस वक्त मेरे एक मुस्लिम टीचर थे, आई थिंक मैं उस वक्त पता नहीं 7वीं क्लास में था या 8वीं क्लास में था, उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा कि यार आप लोगों का ना एक क्रिश्चियन कॉलेज है। तो वो पहली दफ़ा था जब मैंने एफसी कॉलेज के बारे में सुना। फिर दूसरी दफ़ा मुझे आशिर गिल साहब के वाले साहब पास्टर आबद शहजाद ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि उनकी जी। ख्वाहिश है कि मैं एफसी कॉलेज जाऊँ। तो ओके। मेरे मैट्रिक, हाँ जी जी। जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो अच्छा। मैट्रिक जब मैंने किया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं स्टडी छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी ये था कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट करूं। लेकिन वो मेरे चाचू ने और फिर बाकी घर वालों ने उन्होंने कहा कि नहीं, स्टडी कंटिन्यू रखो, जैसे भी हालात है जो भी है खुदा सब कुछ ठीक करेगा। खैर मेरे मैट्रिक में 90% मार्क्स के अच्छे मार्क्स आ गए। तो मैं यहाँ पे लाहौर में आया। तो लाहौर में अभी मैंने एफसी विजिट नहीं किया, लेकिन सुनने में ये आया कि एफसी की फीस बहुत ज़्यादा है। तो वो एक जो खौफ होता है ना कि यार इतनी फीस कैसे पे की जाएगी, तो मैंने सुपीरियर कॉलेज में जो एडमिशन ले लिया। तो फ्री कोचिंग क्लासेस वहाँ से है जो वो उन्होंने कहा फ्री। जब मेरे मार्क्स आए तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको 2 साल के लिए ना आपको फ्री यहाँ पे एडमिट रखेंगे। लेकिन ये सारा कुछ मैं समझता हूँ खुदा की प्रोविडेंस थी कि मैंने एफसी कॉलेज जाना था। तो खैर मैं एफसी कॉलेज में गया, मैंने चक्कर लगाया वहाँ पे, देखा, प्रोस्पेक्टस लिया, लेकिन दिल था नहीं यार एफसी कॉलेज ये मेरा अपना कॉलेज है, ये क्रिश्चियन कॉलेज है, तो मुझे यहाँ पे दाखिला लेना चाहिए, जो मर्जी मुझे अप्लाई करना चाहिए। मैंने अप्लाई किया, मेरा लिस्ट में नाम आ गया। तो खुदा पे तवक्कुल रखते हुए फाइनेंशियल एड ऑफिस वालों ने उन्होंने काफ़ी इंकरेज किया। उन्होंने कहा कि नहीं मार्क्स वगैरह अच्छे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप दाखिला लें, कोई मसला नहीं है, तो जहाँ तक हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह खुदा की प्रोविडेंस के थ्रू है जो मैथ्स कॉलेज में मैं आया। तो मैं ये समझता हूँ ये खुदा का एक फजल था कि उसने मुझे यहाँ पे लाना था। मुश्किल था। तो आप भी हर बच्चे की तरह मेडिकल और इंजीनियर बनने के लिए गए थे, आ, या कुछ और सब्जेक्ट चूज? मेरी जो उस वक्त जो ख्वाहिश थी ना, वो ख्वाहिश ये थी कि एक तो मैंने पार्ट टाइम एज अ पास्टर काम करना, क्योंकि मेरे गांव में कोई पादरी नहीं था।
ये मेरी ख्वाहिश थी ओ, 2007 से। अच्छा, ये शुरू से ही था आपके माइंड में? 2007 से, जब चूंकि ये एक अलग एक बात है कि मैं कैसे, मैंने 7वीं क्लास में बपतिस्मा लिया और कैसे मैं पैशनेट बन गया गॉस्पेल के लिए, क्योंकि मेरे गांव में तो पादरी साल में 1 या 2 दफा आता था। तो ये ओके। मेरी फिर ये ख्वाहिश थी ओ, कि मैंने उन इलाकों में जाना है जहाँ पे पादरी साहबान नहीं है। वो मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं पार्ट टाइम एज अ पास्टर काम करूं, और पार्ट टाइम मुझे कोई ऐसी जॉब मिले जहाँ से जो मैं अर्निंग कर सकूं, ताकि मैं चर्च पर या लोगों पर बर्डन ना बनूं, तो जी। और अपनी फैमिली को भी मैं सपोर्ट कर सकूं। तो उस वक्त ज़्यादा जो सुनने में आता था वो यही आता था कि जी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है। तो वो थी कि हाँ जी मैं जा रहा हूँ, तो जब मैंने डॉक्टर बनना है, तो वो प्री मेडिकल मैंने चूज किया, क्योंकि बायो मेरा था जो वो फेवरेट सब्जेक्ट था, तो इसलिए मैं प्री मेडिकल में गया। हाँ लेकिन जी। खैर ये नहीं हो पाया। तो जैसे खुदा की मर्जी थी, तो हाँ। कई चैलेंजेस भी थे इसमें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारी ख्वाहिश कुछ और होती है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस और जो हालात होते हैं वो हमें कहीं और लेके जा रहे होते हैं। एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, हम ये मानते हैं कि ये खुदा की प्रोविडेंस है कि खुदा आपके लिए रास्ते प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एफएससी के बाद जो है वो आपने यूनिवर्सिटी एफसी को ही चूज किया? हाँ बिल्कुल, वो चूंकि एक तो इसकी रीज़न ये थी कि ये क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन जी। यूनिवर्सिटी थी, और दूसरी जो रीज़न थी वो ये थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता था, क्योंकि जब इंटरमीडिएट में मार्क्स कम आए ना, एक चैलेंज मेरे लिए ये था क्योंकि मैं प्योर उर्दू मीडियम से था, तो इंग्लिश बस हाँ मैं जी। लिख सकता था या पढ़ सकता था, लेकिन वो चूंकि ये इंग्लिश मीडियम था, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जब इंटरमीडिएट में ये हुआ कि मेरे मार्क्स बहुत कम आया, तो अब मैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत एग्रेसिव हो गया था। एग्रेसिव इस सेंस में कि नहीं, अब मैंने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, जो मर्जी हो जाए, मैंने अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है, और मैंने अपनी स्टडी पे है जो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। तो फिर है जो वो वही थी ख्वाहिश, नहीं बायो, तो फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी में आ गया। तो बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल गया खुदा के फजल से। लेकिन 4 इयर्स में ये रहा खुदा के, ये मैं समझता हूँ खुदा का फजल था, और कई और लोगों की सपोर्ट थी, जिनमें डॉक्टर मंजूर गिल साहब है जो वो सर फहरिस्त हैं, कि मैंने अपनी 4 साल तालीम मुकम्मल की, तो अच्छे ग्रेड्स के साथ। उस वक्त आई थिंक बैचलर में भी मेरे 90% ही मार्क्स थे, तो ये हम्म। बड़ा अच्छा रह गया था, तो खुदा का मैं शुक्र करता हूँ। आप डॉक्टर मंजूर गिल का जो हॉस्टल था पहले तो शाहजमाल में होता था ना? बिल्कुल। मैं भी उधर आया था, 1 महीना रहे थे, फिर हम जोहर टाउन उन्होंने शिफ्ट थैंक कर दिया। तो आप उस हॉस्टल में कब गए थे? इंटरमीडिएट में चले गए थे या यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके फिर गए थे? यू। इंटरमीडिएट में हुआ ये था कि उस वक्त में कुछ एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे। आशिर गिल साहब हैं जो वो वहाँ पे रह रहे थे, नबील और आशिर गिल, तो शाहजमाल में आपको पता है कि वो दो हॉस्टल्स थे, एक यूनिवर्सिटी वालों के लिए था, एक कॉलेज वालों के लिए था। तो हाँ जी। खैर मैं इनके साथ एक दफ़ा मैं गया वहाँ पे। तो चूंकि मैं रह रहा था लाहौर में रिलेटिव्स के पास, तो वहाँ पे तो स्टडी वगैरह का इतना मौका भी नहीं मिलता था, टाइम भी नहीं मिलता था। आपको पता, जो किराए वगैरह पे रहते हैं वो एक ही मकान होता है, तो 4-5 लोग वहाँ पे रह रहे थे। तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत थी एग्जाम्स के दौरान स्पेशली। तो जब मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे बताया डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर साहब को उस वक्त देखा था, लेकिन हॉस्टल के बारे में उस वक्त मुझे सही पता चला। तो आमिर शहजाद साहब उस वक्त हॉस्टल वार्डन थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो उस वक्त मेरी दाढ़ी थी, तो पहले अच्छा। तो उन्होंने समझा कि शायद मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन बाद में उनको मैंने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो खैर उनके साथ जो वो जब बातचीत हुई तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और मुझे फिर मैंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हॉस्टल में रहूं ताकि मेरी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। तो वो सारी मैंने अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर की। तो खैर उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को सुना, और फिर उन्होंने खुशी से, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि उस वक्त मैं संगम जो फैमिली थी ना उसका मैं पार्ट था। तो बिल्कुल। और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू वेरी एज अ प्राउड। फैमिली। बिल्कुल। ये मैं भी मेरी, संगम फैमिली का एक मेंबर हूँ, तो मैं उस मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि वी बिल्कुल, वी आर ऑफ वी आर यू। प्राउड, या वी आर प्राउड ऑफ हाँ ईच जी। अदर।
हाँ जी, संगम फैमिली ने जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है वो सारी वापस आ रही है। आमीन आमीन आमीन। और मैंने ये पहला मेरा बिल्डअप टॉक्स का जो पहला एपिसोड मैंने किया ना, वो मैंने किया था अरुण आसफ के साथ। वो भी एफसी से ही पढ़े हैं, अभी यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, पोस्ट डॉक आ रहे हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। तो मैं उनके साथ डिस्कस यही कर रहा था, मैंने उनको भी बताया था कि हमारे हॉस्टल के बच्चे, जब हम थे उस वक्त, जब आप थे, मैं था, हमारा जो बैच था, कोई भी पाकिस्तान में नहीं है, स्पेशली हमारे रूम कोई भी नहीं है। हमारे रूम में से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है हमारे रूम में, 5 लड़के सारे बाहर हैं। और सर आमिर शहजाद का हमारे रूम में आना जाना बहुत ज्यादा था, इसलिए वो भी ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंटरनेशनल रूम है हमारा। इंटरनेशनल रूम, हम पहले भी अपने रूम को यही कहते थे। और इंटरनेशनल। इसकी शुरुआत शुहाम ने की थी, वो फर्स्ट टाइम कोरिया गया था कोरिया ना गया था, बिल्कुल हमारे स्कॉलरशिप। रूम में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शुहाम पहली दफा गया था कोरिया स्कॉलरशिप पे, हांडोंग यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल एक सेमेस्टर। बिल्कुल हाँ, उसने शुरुआत की। फिर उसके बाद नबील स्टेट्स गया था, बिल्कुल। फुल ब्राइट पे, कंदील भी फुल ब्राइट पे गया। तो उस वक्त जो था ना, ये फिर हमारे हॉस्टल में ये हो ही गया कि हर सेमेस्टर चेंज, बच्चे जाने ही जाने, जाने ही उसके बाद जाने, फिर आई थिंक आपका हुआ था फिनलैंड हाँ। का। उसके बाद आपका फिनलैंड का। हाँ, मेरे से पहले वकार का हुआ था, उसका भी फिनलैंड का हो गया था। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, था। शुहाम का उसी, हाँ, फिर मेरा हुआ, फिर उसके बाद शुहाम इंग्लैंड चला गया था पढ़ने। तो इस तरह से हम वही, हम एक दूसरे की बड़ी हेल्प आउट करते थे एक दूसरे को। बड़ा, मैं उस दिन भी डिस्कस यही कर रहा था कि शायद हमारी ये ना फ्रेंड सर्कल, या हमारी जो गैदरिंग जो है आजकल, मैं अपने हॉस्टल की मिसाल देता हूँ कि अभी अ, इस तरह से सुनने में नहीं मिल रहा कि हमारे हॉस्टल में से बच्चे जो है ना इस तरह से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पे निकल रहे हैं। पता नहीं, उनको पता नहीं है, उनके मार्क्स कम है, या मुझे नहीं पता क्या सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। क्योंकि मैंने विजिट करना था अभी जब मैं गया हूँ, तो लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए थे, बीमार हो गया था, तो मैं ना फिर वो निकल ही नहीं सका घर से। इस वजह से जो है ना वो मैं विजिट ही नहीं कर पाया। बहरहाल, ओके। तो जब आप यूनिवर्सिटी में आ गए तो फिर आपने मेजर तो बायोटेक्नोलॉजी चूज किया था, तो लेकिन फिर ये थियोलॉजी की तरफ किस तरह से आए? हाँ थियोलॉजी में, ये मेरा सेकंड ईयर चल रहा था यूनिवर्सिटी में। तो एक तो डॉक्टर बॉब उन्होंने भी मुझे कहा कि थियोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, तो थियोलॉजी को एज अ मेजर है जो आप लें। फिर मैंने एक कोर्स लिया था, जनरल कोर्स था एजुकेशन का। ओके। एजुकेशन का जब कोर्स लिया तो उस वक्त एक टीचर थे, शारून शारून साहब। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ना अपनी पर्सनल फिलॉसफी है ना जो एजुकेशन की, वो आपने लिखनी है। वो मैंने जब उनको दी तो उन्होंने पढ़ी, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, तो मुझे कहते कहते यार आप एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं आते, आप ये मेजर क्यों नहीं एजुकेशन को एज अ मेजर लेते। ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त। और हम्म। मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा था कि यार अगर मैंने यूनिवर्सिटी करनी है तो मुझे फिर प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वो जो आपने बात की थी ना ट्रेनिंग, ऑल दो कि मैं उस वक्त बाइबल कॉलेज जा रहा था, बाइबल कॉलेज ओके। मैंने नहीं छोड़ा था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मुझे वेल ट्रेंड होना चाहिए। ये उस वक्त भी मेरे जेहन में था क्योंकि मैंने लोगों की रूहों के बारे में जो वो डील करना है। तो खैर दुआ में ठहर के, रोजे में ठहर के, मेरे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग था कि 2 साल तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी में गुजार दिए हैं, अब 2 साल रह गए हैं, तो ये कैसे होगा अगर मैं मेजर चेंज करूं। लेकिन वो खैर वही मैं बात करता हूँ, ये खुदा की प्रोविडेंस थी, खुदा मुझे गाइड कर रहा था। चैलेंजिंग टाइम था, मैंने खुदा का नाम लेते हुए मैंने अपना मेजर चेंज कर दिया। तो डबल मेजर की, एजुकेशन और क्रिश्चियन स्टडीज। तो 2 साल के अंदर अंदर वो सारा कुछ पूरा भी हो गया, सब कुछ हो गया, और इन टाइम में जो वो मेरी जो ग्रेजुएशन थी जो हो गई। तो ये सारा कुछ इस तरह खड़ा हुआ था क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मुझे वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन था कि थियोलॉजी के साथ अगर मैं थियोलॉजी में जाता हूँ, वेल ट्रेन्ड अपने आप को करता हूँ, तो कौन सी चीज है जो वो ज्यादा सूटेबल रहेगी। तो चूंकि मेरा ये हम्म। था कि प्रीचिंग है और टीचिंग, तो एजुकेशन। एजुकेशन है जो वो टीचिंग में मेरी बड़ी हेल्प कर सकती है। तो जी। एज अ प्रीचर एंड एज अ टीचर, तो मैं ये समझता हूँ पास्टर को ये दोनों चीजें होनी चाहिए, प्रीचिंग और टीचिंग दोनों। तो इसलिए मैंने हम्म। उस वक्त
ये उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक़्त जो मैंने सोचा था। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल मेरी सोच उस वक़्त थी, जो वो बड़ी अच्छी सोच थी। तो खुदा का शुक्र है कि उस वक़्त उसने मुझे गाइड किया। ये बात बहुत सही है क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, हम जिस तरह आपने बोला कि हम उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं, फुली उर्दू मीडियम स्कूलों से पढ़े होते हैं, तो मेरे ख्याल में जो आपको सही गाइडेंस मिली या जिसको कहते हैं ना कि करियर एक्सप्लोर करना या अपने बारे में समझना या गाइडेंस मिलना या देखना कि भाई तुम इस चीज में अच्छे हो, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, उससे पहले तो आप खुद ही चली जा रहे थे, आप खुद ही डिसाइड कर रहे थे मैं बायोलॉजी में अच्छा हूँ, मैं इसमें चला जाता हूँ। लेकिन जब सर ने आपको बोला कि आप अपना जो वो लिख के लेके आओ एजुकेशन के बारे में, एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहे होते हैं ना उस वक्त, तो उससे पहले ये हम लोगों ने तो की नहीं होते, हमारे स्कूल इस तरह के होते हैं, वो आंदे ने पढ़ाओ तो निकल जाओ, पढ़ाओ तो निकल जाओ। निकल इस जाओ, तरह के बिल्कुल। बारे में करियर काउंसलिंग हो गई या आगे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन कौन से पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते। आप आपको 2 साल जब यूनिवर्सिटी में भी गुजर गए उसके बाद आप आपके सही ऊपर बात। ये चीज थी, ये रियलाइजेशन आई आपके ऊपर कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद फिर आपने जो है ना वो स्विच किया और विद इन 2 इयर्स आपने वो सारा कुछ कर लिया जो लोग है। 4 साल में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो चीज थी जो आप करना चाहते थे लेकिन आपको पता ही नहीं था। ये जो ये आपने जो बात की है ना, ये थैंक यू, आपने ये पॉइंट रेज किया। आपको हाँ पता जी। होगा शायद, शायद नहीं बल्कि आप तो आई विटनेस है इस चीज़ के। अच्छा, हमारी जब भी कोई बातचीत होती थी ना, तो मैं ज़्यादातर जो मेरी बातचीत होती थी वो या तो थी रिलीजन के हवाले से, या बाकी इस तरह की चीज़ें। साइंस की बात मेरे मुंह से निकल, मेरे अंदर से साइंस की खुशबू ही नहीं आती थी। वो मैं सिर्फ और सिर्फ फोर्स कर रहा था अपने आप को कि मैंने साइंस मैंने करनी है। लेकिन वो ये इन 2 सालों के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। असल जो इंटरेस्ट है ना मेरा, हाँ मैं ये ठीक है, शायद मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं मार्क्स ले लेता हूँ, लेकिन असल जो मेरा इंटरेस्ट है ना, वो इस साइड पे है। तो ये आपने हाँ बड़ा अच्छा, आपने ये पॉइंट आपने रेज किया है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट इधर है। तो मैं अपने इंटरेस्ट को अपनी जो डेस्टिनी है वो क्यों ना बनाऊं। हाँ, क्योंकि उसमें हम रट्टा रट्टा तो हमारा स्कूल वालों के स्पेशल उर्दू मीडियम वालों का पक्का होता है कि जो A to B पढ़ लिया ना वो लिख के आना ही। और यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी ही है, चाहे वो हम किसी का भी नाम ले लें, तो उनमें यही चलता है कि जिस तरह आपने कहा ना कि मेमोरी अच्छी थी तो इसलिए मार्क्स अच्छे आ जाते थे, लेकिन कुछ न्यू करने का या वो अंदर वो से नहीं निकलता। निकलता जी, था। जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर साइंस की खुशबू ही नहीं सी आंदी, वो नहीं कुछ आती वो। हाँ, कि बिल्कुल। आप अपने आप को वो चीज़ ज़्यादा करते हुए नहीं देख रहे थे। लेकिन ये चीज़, ये मैंने खुद इस चीज़ को विटनेस किया कि रातों को 3-3 बजे, 4-4 बजे भी आप जो थे, आप दुआ कर रहे होते थे। उठना हमने देखना, आप दुआ में, सिजदे में हो, दुआ कर रहे हो। अपनी जो थियोलॉजी से रिलेटेड है, वो पढ़ रहे हो, चीज़ें कर रहे हो। फिर आप उसमें डिफरेंट क्वेश्चन रेज़ करते थे, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ़ के उनको आप टच करते थे, जो कि साइंस में मेरे ख्याल में आप नहीं कर पाते नहीं क्योंकि कर सकते। वो अंदर से नहीं निकल रहा था। बिल्कुल। बिल्कुल, ये सही ज़बरदस्त। बात है। हाँ जी। तो इसलिए जो है ना ये काउंसलिंग होना या गाइडेंस मिलना ये बहुत ज़रूरी है बहुत बच्चों जरूरी। से। आजकल तो जैसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके बारे में बात भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। और मैं ये हमारे जो स्कूल्स हैं उन तक भी ये बात हम पहुँचाना चाहते हैं। और मेरे जो जितने भी रिलेटिव हैं या जो भी, अगर वो मुझसे वैसे बात करना चाहें तो मैं, अगर कभी ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ये कहे ना कि ये स्टूडेंट है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, तो मैं फ़ौरन बात करता हूँ, कुछ भी हो, मैं टाइम उसके लिए निकालता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि जी हाँ जी, आपका क्या ख़्याल है, आपका क्या इंटरेस्ट है? फिर उसके साथ डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस मैं करता हूँ कि दुनिया में आजकल ये टेक्नोलॉजी चल रही है, आजकल ये चल रहा है, आजकल ये चीज़ें हो रही हैं, ये वो। आप इसके बारे में क्या इंटरेस्ट है, क्या सोचते हो? तो इस तरह से मेरे ख्याल में हमारे चर्चेज़ में भी और हमारे स्कूलों में इस तरह की चीज़ें, या हमारी फैमिली गैदरिंग्स में या हमारे फ्रेंड्स की गैदरिंग में इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं होती हैं तो फिर तो अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करो। चलो, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने बात की ना चर्चेस के अंदर, ये लाजमी, हाँ और जी। मैं ये समझता हूँ कि आ, मेरे लिए ये बड़ा अच्छा हो गया कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तो जब मैं जी। मिनिस्ट्री में जाऊंगा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने चर्च के अंदर जो नौजवान हैं, जो एजुकेशन में हो, उनको मैं इस हवाले से मैं ज़रूर गाइड करूँ। तो ये चर्चेस के अंदर ये, बल्कि हमारे ख़ानदानों के अंदर भी,
जब आप खानदानी तौर पर बैठते हैं आपस में, तो उस वक्त भी आप है जो अपने बच्चों को ये गाइड करें, अपने रिश्तेदारों को ये गाइड करें। और काउंसलिंग होनी चाहिए इस हवाले से, ये बहुत ज़रूरी है। आप मेरे जैसे कई लोग होंगे जो सिर्फ अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जो असल जो चीज़ है कि नहीं यार, आपका दिल क्या कहता है। अब आप फर्ज करें मैं बैठा हूँ, मुझे जितनी मर्जी थियोलॉजी की आप बात करें, लेकिन साइंस की उस वक्त भी नंबर मैं ले लेता था, लेकिन आप बात करते थे वो मुझे कोई वो इतनी ना डिबेट आती थी ना बातचीत करनी आती थी, वो कोई नहीं था। तो बस मैं फोर्स कर हाँ रहा था अपने आप को। हाँ जी। हाँ, क्योंकि अभी तो आपके साथ बाइबल हिस्ट्री, चर्च हिस्ट्री और थियोलॉजी के ऊपर मैंने हमने हम हॉस्टल में डिस्कशंस क्या डिबेट्स करते थे। डिस्कशन तो ये होती है किसी को हराना नहीं है, डिबेट में तो होता है मैं हरा के छड़ना है। बिल्कुल। तो पूरी पूरी रात हमारी गुजर जाती गुड होती थी जाती थी। डिबेट में। हाँ, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उस चीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ना, उसी के बारे में आप खुद हम पढ़ के आते थे कि आज पूरा दिन पढ़ना है, सैटरडे नु डिबेट तेन पढ़ना है हॉस्टल च। हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल इस तरह क्योंकि का। उस चीज में इंटरेस्ट होता था आपका कि हाँ मैं करना है। तो इसी वजह से ही है। ओके, तो कोरिया के बारे में हमें बताएं कि स्कॉलरशिप आपको किस तरह से मिली, आपने स्कॉलरशिप किस तरह से ढूंढी, उसके बारे में किस तरह से अप्लाई की, और स्पेशली इसमें कोई एजेंट ने किसी ने कोई हेल्पफुल तो नहीं की है, आपने खुद ही सब कुछ किया है। हाँ। आजकल ये बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि मैं इस चीज के बड़ा खिलाफ हूँ कि जो चीज आप पढ़े लिखे हो आप खुद कर सकते हो बगैर अपने लाखों रुपए एजेंट को पे खर्च करके उनको दे के। तो बच्चे फिर भी उस चीज को चूज करते हैं, वो उनकी खैर मर्जी है। मैं तो जब तक मेरे पास सोशल मीडिया, मैं ये बात करता रहूंगा कि आप खुद कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। आप हमें अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो बताएं कोरिया का। पहले तो ये बताएं कि स्कॉलरशिप्स मिलती किस तरह से, ढूंढते किस तरह से, काफी बच्चों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। क्वेश्चन एक तो पहली तो बात मैं ये कहूँगा नौजवानों से कि अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं तो आप है जो शेयर जरूर करें। जो हम्म। लोग हैं और जिन्होंने बाहर से स्टडी किया हुआ है, या जो आपके सर्कल में है जो बाहर हैं, आप उनके साथ शेयर जरूर करें कि यार मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये आना चाहता हूँ, मुझे हाँ। आप गाइड करें। हम्म। मेरे साथ ये हुआ कि मैं, जारी बात है, मैं किसी आम बंदे के साथ तो अपना ये बातें शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते लोग। तो हाँ जी। लेकिन उन लोगों के साथ जो वाकई इस चीज़ को समझते हैं कि यार इस बंदे का ये विजन है, इस बंदे की ये ख्वाहिश है, तो ये अपने आप को डेवलप करना चाह रहा है, अपनी ग्रोथ चाह रहा है, तो इसको मौका मिलना चाहिए। तो एफसी जी। कॉलेज में जब मैं था तो आपको पता है कि मेरी ग्रेजुएशन के बाद मुझे वहाँ पे जो वो जॉब मिल गई, लेकिन मैं जी। सेटिस्फाई नहीं था। एक तो ये था कि मैंने अपनी ट्रेनिंग और करनी है ताकि मैं खुदा के कलाम को मैं अच्छी तरह समझ सकूं। दूसरा ये था कि मैंने अपने ख़ानदान के लिए, क्योंकि मेरा ख़ानदान कर्जे में डूबा हुआ था, तो मैं अच्छा मिनिस्टर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मैं अपने ख़ानदान को भी है जो वो अच्छी तरह उसकी देखभाल ना कर सकूं। पहले मैंने सोचा मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं, लेकिन फिर नहीं, मैंने मिनिस्ट्री में रहना है। तो खैर उस वक्त कोई ऐसे लोग मुझे, क्योंकि मैं ये दुआ कर रहा था कि मुझे कोई ऐसे दोस्त चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ मैं ये अपना मिशन, अपना विजन जब शेयर करूं तो वो इस बात को समझ सकें। तो जी। जब डॉक्टर मैथ्यू आए हैं तो डॉक्टर मैथ्यू ने मुझसे पूछा कि आपका विजन क्या है। मैंने उनके साथ अपना विजन डिस्कस किया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इसके लिए क्या चाहते हैं आप। तो मैंने कहा कि इसके लिए डेफिनेटली मुझे खुद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के अंदर तो मैं ट्रेनिंग से सेटिस्फाई नहीं हूँ। उनको मैंने बताया भी, मैंने यहाँ यहाँ पे मैंने किया भी हुआ, मैं एज ऑर्डेन पास्टर भी हूँ, वो सारी चीज़ें जानते थे। तो खैर उन्होंने कहा कि इसको हम दुआ में रखते हैं। तो जब वो फिर यहाँ पे कोरिया में आए तो मुझे उन्होंने कॉल की, मुझे कहते कि आप अपने पासपोर्ट की पिक्चर भेजें। तो मैंने पासपोर्ट की पिक्चर भेजी, तो वो फिर मुझे 2 वीक के लिए कोरिया में लेके आए। तो जब हमने ओ, चर्चेस को देखा तो आ, जो कोरियन स्पिरिचुअलिटी थी, इसको उस वक्त जितना मैं कर सकता था 2 वीक के अंदर, मैंने अपनी कैपेसिटी के अंदर इसको डिसर्न किया, दुआ की। और उस वक्त 2 वीक का जो मेरा था एक्सपीरियंस, एक मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं यूएस से जाऊं, दूसरी ओके। ऑप्शन थी या मैं किसी और कंट्री में जाऊं। लेकिन वहां पे ये था कि चर्चेज के हवाले से, चर्चेज हैं जो वो स्पिरिचुअली जो वो डिक्लाइन मुकम्मल तौर पर, लेकिन कोरिया है जो वो यहाँ पे है जो वो अभी सिचुएशन कदरे बेहतर है। जी। तो
मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि मैं कोरिया में मैं जाना चाहूँगा, तो लेकिन कोरिया में मैं जाना चाहूँगा अच्छी जो सैलरी। मैं किसी ऐसी सैलरी में नहीं जाना चाहता जहाँ पे लिबरल एजुकेशन हो, मीन्स के लिबरल थियोलॉजियंस भी हैं, ये कोरिया के अंदर हैं कि सैलरीज इस तरह। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कौन कौन सी अथेंटिक है और जहाँ पर है जो वो अच्छी तालीम मिलती है खुदा के कलाम की। इसलिए मैं कहता हूँ शेयर करें आप, जी, जी, जी। बताएं, डिस्कस करें, आप खुद सर्च करें। तो लोग हैं जो वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, अगला काम आपने खुद करना है। तो खैर उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बातचीत की जो कोरिया के अंदर थे। तो जो फिर उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि एक्ट जो यूनिवर्सिटी है ना, ये बेस्ट रहेगी तुम्हारी लैंग्वेज के एतबार से भी, थियोलॉजी के एतबार से भी, तुम्हारी मिनिस्ट्री के एतबार से भी, फिर यहाँ पे तुम्हें अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे। तो खैर मैंने फिर इसको दुआ में रखा, और फिर मैंने अप्लाई वगैरह किया, सारा कुछ किया, किसी की मैंने हेल्प नहीं ली। एक होता ना, आप ठीक। किसी से पूछते हैं यार मुझे बताएं मैंने ये कैसे लिखना है, किसी की भी नहीं। मैंने कहा जो ट्रुथ है ना मैं वो बयान करूंगा ऑनेस्टी के साथ। मैंने लिख के मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मैंने अपनी जानदारी के साथ लिखा है, आगे तेरी मर्जी। तो वो ठीक। कोई सेंस नहीं बना रहा था जो मैंने लिखी थी कुछ चीजें, क्योंकि मैंने बिल्कुल ट्रुथ लिखा था। मैंने कहा कि मैं खुदा को जानता हूँ कि वो यहाँ पे मौजूद है, तो लेकिन खुदा का फजल है कि मैं सिलेक्ट हो गया। तो खुदा के फजल से फिर यहाँ पे मैंने तालीम हासिल। ओके। तो जो, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वहाँ से की, और बाइबल कॉलेज भी आपने वहाँ से किया, तो ओवरऑल जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है आपने इनसाइड आउट सारा देख लिया। और उसके बाद आप अभी कोरिया में हो, तो कोरिया का और पाकिस्तान के एजुकेशन को, सिस्टम को अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहो, तो आप किस तरह से इसको कंपेयर करोगे? एक तो बात हमने पहले डिस्कस की है, मैं उसको मजीद एलेबोरेट करूंगा कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के अंदर चीजें इम्पोज की जाती हैं या हम्म। फोर्स की जाती है कि स्टूडेंट ने ये करना है। लेकिन यहाँ पर है जो वो मेरा जो एक्सपीरियंस था 3 साल का, यहाँ पे यही था कि नहीं, आपके अंदर जो है आपने एक्सप्लोर करना। ओके। ये टीचर्स ने, जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने ये बहुत कमाल का उन्होंने ये काम किया था। और फिर ये है कि हमारा जब वहाँ पे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वहाँ पे वही चीज़ें होती हैं जो आपको वो कहते हैं कि जी ये आ सकती हैं, वो रट्टे लगाते हैं, वो सारा कुछ एग्जाम में आता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि आप इंटरनेट पे जाएं, जहाँ पे मर्जी जाएं, आपके पास 3 घंटे हैं क्लास के अंदर, लैपटॉप आप खोले, जो मर्जी करें, नोट्स खोले। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि कंसेप्चुअल होते हैं, आपको इंटरनेट से बुक्स के अंदर उनका जवाब नहीं मिलेगा। हम्म। तो वो टाइम 3 घंटे का आपने इसके अंदर अंदर आपने करना। और फिर ये ठीक। है कि प्रोफेसर नहीं क्लास के अंदर होगा। ओके। वो ये चूंकि ये क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन ये कंसेप्ट कोरम दियो, मीन्स कि खुदा मौजूद है यहाँ पर, आपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के दयानतदारी के साथ करना। आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं लेकिन आप किसी दोस्त से पूछ नहीं सकते। हम्म। ये डिफरेंस था ओके। कि हमारे यहाँ इम्पोज की जाती है, यहाँ पे वो कहते हैं एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर। ओके। तो ओवरऑल जो सोसाइटी है, कोरियन सोसाइटी या पाकिस्तानी सोसाइटी, इन दोनों में आपने क्या डिफरेंस जो है ना वो नोट किया है? मैनू पता बहुत बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। लेकिन आप हाँ, कुछ कुछ बातें जो है ना आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। एक तो बात ये है कि ये लोग बड़े ऑनेस्ट हैं, वो जो महसूस करते हैं ना वो आपको बता देंगे। ऑन तो योर फेस। ऑन योर सीधी फेस। बात। हाँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मुझसे यहाँ पे कोरिया में भी क्वेश्चन किया गया कि जी आप पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान क्या फ़र्क देखते हैं। तो मैं उनसे अक्सर कहता था, मैं कहता था कि इन पाकिस्तान पीपल आर अनप्रडिक्टेबल एंड वेदर इज प्रिडिक्टेबल। इन कोरिया वेदर इज अनप्रडिक्टेबल एंड पीपल आर प्रिडिक्टेबल, सो वाइस वर्सा। तो ये मेन डिफरेंस है जो मैंने अभी तक जो मैंने देखा है। फिर एक और चीज़ है, आपकी चीज़ चोरी नहीं होगी। हम्म। आ, जब आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, वो गाड़ी रोक देंगे। वो कहते हैं, ये इनका एक असूल है, वो कहते हैं कि जो बंदा पैदल चल रहा है ना, प्रायोरिटी उसको देनी है। आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आपने गाड़ी रोक देनी है ताकि वो पहले गुजर जाए। आप चर्च के अंदर जाएंगे ना, तो चर्च के अंदर आप देखेंगे कि बड़ा डिसिप्लिन होगा। कोई इस तरह की चीजें नहीं होंगी जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में चर्चेस के अंदर है जो ये सारा कुछ होता है। तो
ये सारी जो चीज़ें, ये मोटी मोटी मैंने दो चार बातें आपको मैंने बताई हैं। तो लेकिन काफ़ी बातें हैं जो इस हवाले से की जा सकती हैं, लेकिन ये मोटी मोटी बातें हैं कि हमारी तालीम का क्या फ़ायदा जब हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। ऑनेस्टली, आप दानादार रहें, आप बात करें जी मुझे पसंद है या नहीं पसंद, खुल के बात करें। तो जो उन्होंने बात कर दी तो इसका मतलब है बिल्कुल यही है। हम्म। सही है। फिर जब ये खाने की टेबल पे बैठते हैं तो उस वक्त ये बड़ा ध्यान रखते हैं कि बड़ा कौन है, वो शुरू करेगा फिर बाकी शुरू करेंगे। इवन के दोस्त भी अगर वो बैठे हुए हैं तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। अच्छा, इनके अंदर तो जो ट्रेडिशंस और जो चीजें हम लोग जिस पे पहले पाकिस्तानी मान करते होते थे, कहते होते कि जो हमारी ये ट्रेडिशंस, इसका मतलब है वो लोग हमसे भी दो हाथ आगे दो हैं। हाथ आगे, हाँ। तो वो इसको बड़ा बड़ा स्ट्रिक्टली है जो वो इसको फॉलो करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर जी। बड़ी ट्रांसपेरेंसी बड़ी बहुत ज़्यादा है चर्च लीडरशिप में। आप देख लीजिए, पास्टर जो करेगा वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। कितना पैसा है, कितना सब कुछ है, कितना उसको दिया जा रहा है, कौन कौन दे रहा है, वो सब कुछ शेयर करेंगे, सीक्रेट नहीं रखेंगे। ओके। हमारे यहाँ आपको पता है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ वो किसी को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं। आप अगर चर्च मेंबर है ना, आप क्वेश्चन कर सकते हैं हाँ। जी कितने पैसे ओके। हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, आप रिपोर्ट मांग सकते हैं। आपका हक है ये। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ ये इन्होंने कम्युनिटी पे काम किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम किया। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये ये कोरियन चर्चेस के अंदर है। जो ये मैं समझता हूँ कि अगर मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से, तो ये दो चीजें हैं जो उनकी बहुत स्ट्रांग है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और ये आई गेस कि ये पूरी सोसाइटी का कल्चर ही यही है यही वहाँ है का, हर अकाउंटेबिलिटी एंड चर्च के ट्रांस। अंदर। वही ना, कि ये इनका एज अ सोसाइटी ये कल्चर है, तो वो आपके इंस्टीट्यूट्स में भी वो चीजें जो है ना वो नजर आती हैं। नजर आते हैं और बिल्कुल। वो उन लोगों में भी वो जो चीजें आप कह रहे हो उनके बिहेवियर में, उनके एक्ट्स में वो चीजें जो है ना वो फिर नजर आती हैं। और इस तरह की जो नेशंस हैं जो तरक्की ज्यादा करती हैं, इस तरह की नेशंस जो आगे बढ़ती हैं, फिनलैंड में भी मैं जो चीजें देखता हूँ और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी, तो वो बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हो ना, ये दो तीन चीजें जो है ना इन लोगों में सबसे ऊपर होती हैं। जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, बड़े कंट्रीज हैं, उनके अंदर कुछ, सब के अंदर कॉमन ट्रेड्स होंगी, और उन ट्रेड्स में से ये कुछ ट्रेड्स हैं जो हर एक में कॉमन होंगी, तभी वो ग्रेट जो है ना वो बन सकते हैं। तो आई होप के हमारे जो लोग हैं उनके अंदर भी कुछ ट्रेड्स वो वाली आ जाएं, हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, के जो हम भी जब से पैदा हम डेवलपिंग नेशन ही हैं, तो खुदा करे कि हम पाकिस्तान को डेवलप्ड नेशन देख के तो फिर इस दुनिया से जाएं, खुदा करे, ये आमीन हमारी आमीन ख्वाहिश है। आमीन हाँ आमीन, जी। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल। जी, हमारी यूथ के लिए कोई भी मैसेज, कोई भी पैगाम अगर आप देना चाहें पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, तो ज़रूर दें। हाँ, मैं नौजवान जो लोग हैं उनको मैं यही पैगाम दूंगा। पहली बात कि बेदिल नहीं होना। पाकिस्तान में रहते हुए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमारे क्रिश्चियन नौजवान को, फाइनेंशियली तौर पर। अब वो घरों के अंदर भी वो चैलेंजेस फेस करते हैं, उनको घरों के अंदर भी माहौल नहीं मिलता। वो आते हैं घरों के अंदर, फैमिलीज ब्रोकन फैमिलीज हैं। जी। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन मैं यही आपको उनको एडवाइस दूंगा बहन भाइयों को कि बेदिल ना हो, खुदावंद पर आप तवक्कुल रखना। दूसरी चीज फेथफुल रहे। आपके पास जितना भी है ना, आप उसके साथ है जो वो फेथफुल रहे। सबसे पहले अपने खुदा के साथ, फिर अपने पेरेंट्स के साथ, फिर अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, अपनी स्टडी के साथ। तो फेथफुल रहे। और तीसरी जो चीज़ है वो है ऑनेस्टी। अक्सर ये कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन मैंने ये सीखा है कि ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। तो गुड। ऑनेस्ट रहें। आपका दोस्त भी आपसे बात करता है तो या तो आप उससे कहें कि यार मैं अभी ये शेयर नहीं कर सकता, तो अगर आपने बतानी है तो फिर ऑनेस्टी के साथ है जो आप बताएं। सबके साथ ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहें, ऑनेस्ट रहें। तो बाकी सारी चीज़ें खुदा के हाथ में, और खुदा फिर आपको है जो वो ज़रूर है जो वो इसका अजर देगा। तो बेदिल नहीं होना, खुदा पे ट्रस्ट रखें। हालात बहुत मुश्किल भी हालात आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फेथफुल रहें। और
ऑनेस्ट। ऑनेस्टली। आमिर भाई, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, आपके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम दोबारा सेशन रखें जिसमें फिर जो है ना हम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि आपने साइंस पढ़ते हुए एकदम खुदावंद की तरफ क्यों चले गए, या आपने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में कब आपने उनको दावत दी, खुदावंद को कब आपने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खटखटाता, हम नहीं खोल के उसको अंदर आने देना। और फिर ये जो खिदमत के बारे में आपके अंदर जो जज्बा आया है, ये क्यों आया, कब आया और कैसे आया, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना हम नेक्स्ट सिटिंग में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है और आपने अपनी जो जर्नी है, वो जो मेरा यूट्यूब चैनल है जर्नी विद सलमान, हमारे साथ शेयर की है, ताकि हम दूसरे लोगों की जर्नीज को जो है ना वो इंस्पायर कर सकें। थैंक यू सर आपका कि आपने मुझे ये टाइम दिया है। तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। मेरी जो लाइफ है उसके हवाले से जो आपने क्वेश्चन किए, आपने सुना मुझे, तो मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि अगर यही बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो अगर किसी को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है तो हमारे लिए ये बात से बरकत है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए प्रिविलेज है कि आपने मुझे जो ये मदाऊ किया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पारी साहब, थैंक्स अ थैंक यू, लॉट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। सी थैंक यू। यू गॉड ब्लेस यू।